Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. Okay, let's start class number 4 on mathematical methods. आज लास्ट का पार्ट है, कुछ बचा हुआ इंटीग्रल कैलकुलस वो कवर करेंगे. बट बिफोर दैट, लास्ट क्लास में हमने एंड ऑफ द लास्ट क्लास में आफ्टर डिस्कसिंग डिफरेंशिएशन हमने ये डिस्कस किया था कि देर इज a function y equal to f of x which is equal to x cube जिसका फॉर्म है अराउंड x to the power n का, राइट. x to the power n वाला फंक्शन है ये, और हमें पता है कि dy by dx फॉर x to the power n is n x to the power n minus 1. ओके, सो मैंने आपको कहा था कि दो मेथड को मुझे कंपेयर करना है. पहली मेथड है, अगर ये पॉइंट है x इक्वल टू 10, इसके ऊपर अगर मैं dy बाय dx लेता हूं, दैट मीन्स ये पॉइंट पे लेता हूं, उस पॉइंट पे स्लोप, दैट इज मेथड नंबर 1. उसका dy बाय dx का वैल्यू क्या है, दैट मीन्स वो पॉइंट पे स्लोप क्या है. दूसरा था, अभी मैं अगर dy बाय dx पे स्लोप नहीं ले सकता हूं, लेकिन मुझे फिर भी एक अंदाजा चाहिए, तो फिर मैं क्या करूंगा, x इक्वल टू 10 का पॉइंट लूंगा, लेकिन x इक्वल टू 10 से आगे वाला एक पॉइंट लूंगा, और सो दैट मैं ये दो पॉइंट को ज्वाइन करके मुझे एक ट्रायंगल मिलेगा, राइट. और ये जो लाइन है, इस लाइन का एंगल है थीटा, और इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा, राइट. उस लाइन का स्लोप दैट इज tan थीटा. सो tan थीटा विल बी, ये हो गया आपका y x2 एंड y2 कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट पे, ये पॉइंट हो गया आपका x1 y1 कोऑर्डिनेट, राइट. यस और नो, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2. ये जो सेक्शन है इसे डेल्टा y कहेंगे, विच इज y2 माइनस y1. ये जो सेक्शन है x का, इसे x2 माइनस x1 विच इज डेल्टा x. सो आपका tan थीटा वाज डेल्टा x बाय डेल्टा y बाय डेल्टा x, राइट. और मैंने कहा था कि यहाँ मैं अगर x इक्वल टू 11 लेता हूँ तो इनमें डेल्टा x हो गया 1, लेकिन मैंने आपको कहा था कि मुझे डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 विच इज योर dy बाय dx, राइट. और डेल्टा एक्स इक्वल टू 0.1 0.5 1 2 5 एंड 10, ऐसे इन सब के ये मुझे टेबल चाहिए, और फिर हम लोग फाइनली dy बाय dx या डेल्टा y बाय डेल्टा x का वैल्यूज कंपेयर करेंगे कि कैसा एरर बढ़ते जा रहा है स्लोप का. जो रियल स्लोप है वो हमें यहाँ मिलेगा, लेकिन वो कैलकुलस से कैलकुलेट करेंगे हम लोग. बट अगर कैलकुलस का हमारे पास नॉलेज है नहीं तो क्या करेंगे, नॉर्मल स्लोप, नॉर्मल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे. उसमें कितना एरर आने लग जाता है, राइट, वो देखना है हमें. सो किसने किया है ये, कौन बता पाएगा मुझे. दैट मीन्स अगर अलग अलग आंसर्स आए तो दैट मीन्स गलतियां की है. ओके, बताइए. सो सो आप लोग ऐसे बताओगे, पहले द फर्स्ट पर्सन विल टेल मी द डेटा फॉर दिस, एंड देन सेकेंड पर्सन विल टेल मी डेटा फॉर दिस, so I can compare, and then second line, then third line, then fourth, so on. Let's go. ये डेल्टा y बाय डेल्टा x is 0 and ओके 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 ओके, मैंने आपको बताया पहले के लिए दोनों बताएंगे मुझे आंसर, एंड देन सेकंड के लिए बताएंगे, सो प्लीज डू नॉट जंप. dy बाय dx क्या है,
एग्जैक्टली सो आपने वो तो बताया नहीं, बिना बताए जंप कर दी। ओके, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये ऐसी थोड़ी वैल्यूज दी है मैंने यहाँ पे। क्या है वो? क्या है फिर वैल्यूज क्या है? एफ ऑफ 10 होगा यहाँ पे 1000, और ये भी एफ ऑफ 10 ही होगा। ओके, इसकी वजह से डेल्टा डेल्टा वाई आपका जीरो आ रहा है, क्योंकि 1000 माइनस 1000 जीरो आ जाएगा। सो कैलकुलस में ये मेथड तो काम नहीं करेंगी, तो ये वैल्यू हमें नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड। एफ ऑफ, हाँ ये हमने बाय द वे हमने बताया था कि x इक्वल टू 10, यहाँ यहाँ पे चाहिए, राइट? सो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, अगर डेल्टा एक्स 0.1 है तो ये हो जाएगा 10.1, विच इज व्हाट? I did not hear you properly. 1030, 1030.30, 301। ओके, बट इंजीनियरिंग परस्पेक्टिव से मैं दो ही डिजिट लूंगा। नेक्स्ट। हम्म, डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकलेगा इसमें, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स निकलेगा। 303.01, तो फिर मुझे यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा, देन वो 01 होगा। ठीक है, ओके। सेकेंड पर्सन। ओके, नेक्स्ट टाइम अगर ये सेम है तो आपको सीधा सेम बोल देना है, ठीक है? ओके, थर्ड वन। डेल्टा एक्स इक्वल टू 0.5, थर्ड। प्लीज फॉलो द ऑर्डर, प्लीज फॉलो द ऑर्डर। ओके, स्टार्ट। 10, गिव मी डिजिट्स। 1, 1157.625। ओके, एंड एफ ऑफ 10 तो यहाँ पे 1000 ही रहेगा। व्हाट इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स? 31.525। ओके, नेक्स्ट पर्सन। Did you get the same thing or is it different? Loudly, please. Okay. Next. F of 10 plus delta x, which is 1. F of 11 is what? 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. F of 10 is again 1000. Okay. Delta y by delta x.
331. Okay, is it same for the other person? Okay, f of 12 1728, f of 10 is 1000, 364. Okay, same. Okay, good. Now we are increasing delta x a lot now. F of 15, 3375, 1000, or 475. Okay, same for the other person. Okay, now f of 20, 8000. F of 10 is 1000, and slope would be delta y by delta x would be 800. Oh my god. ठीक है, same. Last value is 700, which is आपने क्या किया, 8000 minus 1000 divided by delta x is 10, which is 7000 by 10, which is 700. So correct value here is 700. Correct. So अभी देख रहे हो आप, 300 से हमारा स्लोप बढ़ते बढ़ते देखो कितना बढ़ गया. वैसे कोई भी कोई भी स्मार्ट आदमी क्या करेगा, इसके इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, राइट. ये यार डेल्टा एक्स इक्वल टू 1 के बियॉन्ड तो नहीं जाना. बट फिर भी डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, जो कैलकुलस की मेथड है, न्यूटन की मेथड है, लेबनिज की मेथड है, वर्सेस जो हमारी जनरल मेथड है, उसमें डिफरेंस है, राइट. ओके, सो मैंने 0.1 भी लिया यहां पे, तो भी अभी यहां पे डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो है, यहां डेल्टा एक्स इक्वल टू 0.1 है. अगर मैं डेल्टा एक्स इक्वल टू 0.01 कर लेता हूं, तो एफ ऑफ 10.01 क्या होगा, एफ ऑफ 10 विल बी 1000, राइट. और मुझे डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या होगा, क्विकली क्विकली बताइए, विच इज एफ ऑफ 10.01 minus f of 10 divided by 0.01. What is that? 10.01 का क्यूब, ये 10 का क्यूब है, विच इज 1000, क्योंकि f of x is x cube. So 10.01 cube minus 10 cube by 0.01 is how much? So delta y upon delta x when delta x is 0.01 at x equal to 10. किसकी वैल्यू बता रहे हो आप? नहीं, आप टेल मी द वैल्यू, बट लेट मी नो व्हाट, किसकी वैल्यू है. ओके, से दैट, बताइए.
02101, तो 0 to 1 तक ही जाएंगे, एंड दिस इज 1000 डिवाइड बाय 0.01, 0 to 101 कर लेते हैं, ठीक है। बचा क्या? 12.02101 बाय 0.01. Okay, is can somebody correct whether can somebody verify whether this is correct? 1012. Say that again. Tell me the number, please. 1313 point. ये 10 to the 13.01001. ओके, ये वैल्यू आपकी 13 आई है। गड़बड़ नहीं लग रही कुछ? ओके, सो 1012.1 नहीं, 10.01 multiplied by 10.01 multiplied by 0.01। हाँ, बताइए इसकी आपकी वैल्यू क्या आई? 1003.003, okay, 001 minus 1000 divided by 0.01, which will be 3.003001 by 0.01, which will be 300.301, yeah, 3001, right? Which is again slightly bigger than 300, फिर भी नॉट एक्यूरेट। ओके, सो हमें क्या करना पड़ेगा? अभी आपको समझ गया कि y डेल्टा x हैज टू टेंड टू 0। यहां से समझा आपको कि y क्यों ये इतना डिफरेंशिएशन का लोचा क्यों लगा रहे हैं हम लोग हमारे पीछे इतनी छोटी उम्र में? y डेल्टा x हैज टू गो क्लोज टू 0। इसका मतलब y लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, दैट इज द क्वेश्चन। कौन बता पाएगा आंसर? बिल्कुल एकदम लेमैन टर्म में, कोई साइंटिफिक नहीं चाहिए, आपको जितना समझाए उसके हिसाब से। एग्जैक्टली, टू गेट एन एक्यूरेट आंसर। ओके, गुड, समझ गया फिर आपको अभी क्यों डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है लाइफ में? ओके, ओके, नेक्स्ट, एनी क्वेश्चन? नाउ सेकेंड इज 2.6.2 इंटीग्रल कैलकुलस या फिर इंटीग्रेशन। ओके, कोई एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं अभी हम।
तो थॉट एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि आप स्टोर के मैनेजर हो, ओके, और आपको एक ग्राफ बनाना है एक्स वर्सेस वाई। एक्स है डेज, मतलब डे, कोई मंथ का डे जो 0 से लेके 30 तक जा सकता है, राइट? 30, 31, वॉट एवर, ठीक है। और आपके यहाँ रोज अम, जो भी आप माल खरीदते हो, आपके यहाँ रोज जो मटेरियल रिसीव होता है, वो फॉर एग्जांपल आज 10 किलो रिसीव हुआ, तो कल 11 रिसीव होता है, फिर 12, फिर 13, फिर 14, दैट मीन्स इंक्रीजिंग ट्रेंड है, ओके। सो सो मैं एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर सकता हूं कि भैया एवरी डे, एवरी डे 1 2 3 4, मतलब एवरी डे आपका जो माल रिसीव हो रहा है आपको, वो बढ़ते जा रहा है, राइट? ओके। अभी मुझे डेटा एनालिसिस करना है, मुझे ये देखना है कि यार भले ही मुझे पता है कि रोज सेम 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 रेट से बढ़ रहा है, बट फिर भी फॉर सम रीजन मुझे चाहिए 10th 10th डे से लेके 11th डे से लेके 20th डे तक, 11 से लेके 20 तक, मतलब टोटल कितने दिन हो गए? डेल्टा एक्स कितना हुआ? 10। सो ये 10 दिन में मुझे कितना माल आया, राइट? व्हाट विल यू डू अगर मुझे टोटल 11 दिन से लेके 20 दिन तक मुझे माल कितना आया था? 11वें दिन मतलब 0 डे को 0 माल आया, 1 डे को 1 किलो आया, 2 डे को 3 किलो आया, 3 को 4 किलो आया, नहीं, 2 को 2 किलो मिला, 3 को 3 किलो मिला, 4 को 4 किलो मिला, एंड सो ऑन। 38 डे को 30 किलो आया था माल आपके पास। तो 11वें दिन पे आपको मिला 11 किलो, और 20वें दिन आपको मिला 20 किलो। सो 11 दिन से 11 किलो मिला था, तो 20 दिन तक टोटल कितना केजी आ गया इस 10 दिन में? टोटल केजी। हम्म। सो पहली हाँ, तो पहली मेथड है ब्रूट फोर्स मेथड, कोई दिमाग नहीं लगाना, ब्रूट फोर्स मेथड। सिंपल, ऐड करो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ऐड करो। 11वें दिन 11 किलो आया, 12 किलो, 13 किलो, तो उसका टोटल कितना होता है? क्विकली बताइए। सिम एक शॉर्टकट बताता हूं, 11 + 20 31, 12 + 19 31, 13 + 18 31, 14 17 31, 15 16 31। 31 कितने बार है? 1 2 5 बार है। 31 + 31 62, +62 +31, राइट? सो 124 +31, 155, ओके। सो 155 किलो माल है आपके पास 11वें दिन से लेके 20वें दिन तक, राइट? ये होगी पहली ब्रूट फोर्स मेथड। लेकिन अभी मुझे थोड़ा स्मार्टली काम करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे डिवाइड करूंगा 2 सेक्शन में, एक ये वाला सेक्शन, एक ये वाला सेक्शन। मुझे ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट है 11 और 11, ये पॉइंट है 20 और 20, 20वां दिन 20 किलो, ओके। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसे बनाऊंगा एक ट्रायंगल, सो दैट जो नीचे है वो बन जाएगा रेक्टेंगल। ये बना ट्रायंगल, ये बना रेक्टेंगल, ओके। सो अगर मैं, मेरी दूसरी मेथड है
कैलकुलेट एरिया अंडर द कर्व, कैन आई डू दैट? एरिया अंडर द कर्व से मुझे पूरा माल मिल जाएगा, क्योंकि पहले दिन 11 मतलब ये लाइन, दूसरे दिन 12, 13, 14, मतलब ये सारे लाइनों को ऐड कर रहे हैं। ये सारे लाइनों को ऐड करना मतलब वो कर्व के अंदर अंदर में जो एरिया आता है वो एरिया निकाल लो, लाइनों को ऐड करने से अच्छा, क्योंकि एरिया ही तो बन रहा है ना वो लाइन से पूरा। सो यहां पे एरिया में है ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल। ट्रायंगल कैसा है? ट्रायंगल है आपके पास ऐसा, जो जिसका ये वाली साइड है 10, ये वाली साइड कितनी है 10। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल। और रेक्टेंगल कैसा है? रेक्टेंगल की एक साइड है 10 और दूसरी साइड है, बताइए, 11। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हुआ? ट्रायंगल का एरिया क्या हुआ? हाफ बेस इंटू हाइट क्या होगा ट्रायंगल का एरिया? हाफ 10 into 10 which is 100 by 2 which is 50 plus 10 into 11 110। सो आपका एरिया क्या हुआ? 160। कहाँ गड़बड़ हुई हमारी? हम्म ट्रायंगल की हाइट 10 है या 9 है? एग्जैक्टली, सो दिस इज नॉट 10, दिस इज 9। 9 और ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 155। ओके, 155 kg। सो सेम एरिया अंडर द कर्व से भी वी गॉट द सेम वैल्यू। ओके, नाउ अब ये एरिया अंडर द कर्व कितना टाइम लगा मुझे करने के लिए, राइट? व्हाट इफ मैं ये लाइन का इक्वेशन निकाल के y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये लाइन का इक्वेशन क्या हो सकता है? इसका स्लोप क्या है? y इक्वल टू, ये जीरो से जाती है तो y इक्वल टू एम एक्स, इसका m क्या है? m विल बी 1। सो y इक्वल टू एक्स, ये आपकी लाइन है, राइट? बाय द वे m विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो अगर ये दो पॉइंट ले लेते हैं हम, y2 इज 20 माइनस 11, x2 20 माइनस 11 विच विल बी 1। ओके, सो हमें स्लोप मिल गया y इक्वल टू एक्स लाइन। अभी अभी मैं जो इंटीग्रल कैलकुलस है ना, वो मैं इसके साथ यूज कर सकता हूं अगर मुझे लाइन का फंक्शन मिल गया तो। और एक और चीज है, व्हाट इफ मेरे पास इतना सिंपल ट्रायंगल नहीं है एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए, इतना सिंपल कर्व नहीं है। व्हाट इफ मेरे पास कर्व है ऐसा, और यहां से यहां तक मुझे एरिया अंडर द कर्व निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसे पहले तो जूम करना पड़ेगा, ठीक है? फिर मुझे इस कर्व को ना छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, ऐसे थ्रू आउट, थ्रू आउट द कर्व मुझे उसको ऐसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा थ्रू आउट। मैंने बीच में गैप्स छोड़ दिए, और मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी स्लाइसेस है उनको ऐड करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत मैन्युअल वर्क हो गया, राइट? है ना? सो इस केस में मैं ऐसा लिख सकता हूं, मेरा डेल्टा, मेरा एरिया अंडर द कर्व, डेल्टा नहीं, मेरा एरिया अंडर द कर्व
अगर ये जो है, ये है स्लाइस नंबर 1, ये है स्लाइस नंबर 10, और यहाँ की जो स्लाइस होगी वो स्लाइस नंबर n। सो 1 से लेके n तक स्लाइसेस है इसके पास। ओके, 1 से लेके n तक स्लाइसेस है हमारे पास। सो एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा? एरिया अंडर द कर्व विल बी कि भैया वो एक स्लाइस का एरिया डेल्टा ए, एक स्लाइस का एरिया को डेल्टा ए बोलेंगे। ओके, और समेशन ऑफ ऑल डेल्टा ए आई करेंगे, वेर आई इज स्लाइस नंबर 1 से लेके स्लाइस नंबर n तक। ओके, और एक जो स्लाइस है डेल्टा ए 1 अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगा मैं? मुझे इसको ऐसे बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। एक्स एक्स मतलब अगर मेरे पास, इसको मैं स्लाइस को अगर जूम करता हूं, स्लाइस नंबर 1, स्लाइस नंबर 2, स्लाइस नंबर 3। ओके ओके, और अब मैं करूंगा यहाँ पे x0, ये हो गया x1, ये x2, ये x3, सो ऑन अप टू यहाँ पे जो लास्ट स्लाइस होगी वो xn होगी। ओके, सो ये जो पहली स्लाइस है इसका होगा एरिया डेल्टा A1 एरिया, पहली स्लाइस का। थोड़ा बड़ा लिखता हूं, डेल्टा A1। और डेल्टा A1 मैं कैसे निकालूंगा? पहले तो उसका x क्या होगा, x1 माइनस x0 मल्टीप्लाइड बाय उसका y, और y उस समय क्या होता है, f ऑफ x, राइट। मैं f ऑफ x 0 भी ले सकता हूं, f ऑफ x 1 भी ले सकता हूं मैं, क्योंकि दोनों को सेम लिया है यहां पे, राइट। यस और नो? f ऑफ x 0 और f ऑफ x, भले ही मेरा कर्व जो है वो ऐसे जा रहा हो, लेकिन मैंने x एवरेज आउट ले लिया दोनों में, दोनों को सेम कर दिया। ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच, यहां से ये मैंने बीच से ही ये ड्रॉ कर दिया। इतना समझा क्या बात है? ओके, तो मैं इसमें लूंगा ये वाली वैल्यू, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया के लिए। सो डेल्टा एक्स बाय वाई विच इज एफ ऑफ x1। आप x0 भी ले सकते हो, नो बिग डील, एफ ऑफ x1। वैसे ही फिर मेरा डेल्टा एरिया 2 क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 बाय एफ ऑफ x2, एंड वैसे ही मेरा एरिया ए आई विल बी एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1 एफ ऑफ एक्स आई। ओके, सो मैं अभी ये यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा, मुझे एरिया अंडर द कर्व मिलेगा समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेके n तक एक्स आई माइनस 1 एफ ऑफ एक्स आई। समझ रहे हो? ओके, ये हो गया आपका एरिया अंडर द कर्व। ओके, लेकिन कितना डिफिकल्ट है इनको कैलकुलेट करना, सबका समेशन लेना, सबकी वैल्यू लेना, राइट। और दूसरी बात इसमें क्या है, इसमें भी एक चीज है, इसमें एक चीज ऐसी है, अगर मेरा कर्व है ऐसा, ठीक है, और मुझे अभी इसको कैलकुलेट करना है एरिया अंडर द कर्व, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा सेक्शंस में, है ना। तो फिर मैं क्या करूंगा, इसे डिवाइड करूंगा मैं छोटे छोटे सेक्शंस में, चलेगा? ओके, एंड देन आई विल ड्रॉ दो सेक्शंस। एक चीज इसमें देख रहे हो आप, ये बिकॉज ऑफ द कर्व मैं उसका एरिया नहीं निकाल सकता, राइट। तो फिर मैं क्या करूंगा, अब इन सेक्शंस को थोड़ा दिमाग लगा के, व्हाट आई विल डू इज, ये पॉइंट और ये पॉइंट का मैं मिड पॉइंट लेके
इसको ऐसा बना देता हूं। फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट का मिड पॉइंट लेके मैं इसे ऐसा बना देता हूं। फिर मैं इसे ऐसा बना देता हूं। फिर मैं इसे ऐसा बना देता हूं, एंड सो ऑन। ओके, सो आपको दिख रहा है इसमें, इसमें मैं अपने अपनी जजमेंट ले रहा हूं इसमें कि ये ऑलमोस्ट, मतलब मुझे एरिया दे देगा उतना। मैं इतना एरिया सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, इतना एरिया ऐड कर दे रहा हूं, बट आप देख रहे हो वो इक्वल नहीं होता है दोनों साइड। देखिए इक्वल है क्या दोनों? एक एरिया, ये वाला जो एरिया है, मैं एक्चुअल वैल्यू में से माइनस कर रहा हूं क्योंकि वो ले ही नहीं रहा हूं। और ये इस साइड का जो है पोर्शन, वो मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूं जो कर्व में है ही नहीं, कर्व उसके नीचे है। तो वो एरिया कैसे ले सकता हूं? तो मैंने क्या किया, मेरा कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने रेक्टेंगल ले लिया। रेक्टेंगल की हाइट मैंने मिड पॉइंट तक रख दी कर्व के, और फिर मैं बोल रहा हूं कि इधर का थोड़ा छोड़ दूंगा और इधर का एक्स्ट्रा ले लूंगा। तो वो ऐसा भी तो हो सकता है, बेस्ड ऑन द शेप ऑफ योर कर्व, आप कभी ज्यादा ले लेते हो और कम कम लेट गो करते हो, तो आपके वैल्यू में एरर आ जाएगा। व्हाट इफ ये जो एरिया है ये 10 है और जो ऐड किया वो आपने 9 किया, तो आपका डेल एरर कितना आ गया? 1 का एरर आया, राइट? सो ये कैलकुलेशन में एरर है। जैसे डिफरेंशिएशन में एरर आ रहा था, वैसे ये कैलकुलेशन में भी एरर आ रहा है। सो हम क्या करेंगे, हम यही कर्व को ना और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमारे एरर भी छोटे होने लग जाएंगे, राइट? क्योंकि अभी इतने दो बड़े बड़े जो एरियाज थे, वो उनका बड़ा एरर हो रहा था। अभी क्या करेंगे, हम एकदम छोटे छोटे इसमें डिवाइड करेंगे तो उनका डिफरेंस भी बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको जो आपका डेल्टा एक्स है इसमें, विच इज एक्स आई माइनस, जो आपका एक्स एक्स आई माइनस 1 जो था, ये पार्ट, ये वाला पार्ट, इसे हम लोगों को स्मॉलर करना है। अच्छा, यहां तक आप लोगों को क्या नहीं समझा? आई कैन रिपीट अगेन। समझ गया? ओके, वेरी गुड। नाउ अब मुझे जो एरिया अंडर द कर्व है ना, इसे बहुत अच्छे से एक्यूरेटली कैलकुलेट करना है क्योंकि उसमें एरर आ रहा है। सो मेरा फर्स्ट इंट्यू मेरा बेस्ड ऑन अभी जो मैंने बताया, उसमें अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे इसको फाइनर एरियाज में डिवाइड करना पड़ेगा, छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड करना पड़ेगा, सो दैट एरर कम हो, राइट? सो फिर मैं उसे लिखूंगा कैसे? मैं उसे लिखूंगा कि मेरा एरिया अंडर द कर्व एक्स आई माइनस 1 इंटू एफ ऑफ एक्स आई ही लिखूंगा, लेकिन समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेके एन तक। लेकिन इसमें एक चीज है, इसमें यह बताना है मुझे कि मेरे जो नंबर ऑफ एन है, मेरे जो नंबर ऑफ स्लाइसेस है, वो बहुत बढ़ जाएंगे अगर मैं उनका साइज छोटा कर दूंगा। तो पहले कितना था? 1 2 3 4 5 6 टोटल। पहले एन था 6, अभी एक ही इसमें 1 2 3 4 5 6 है, तो टोटल अभी एन हो गया वो 36 हो गया, इतना बढ़ गया। और उसको छोटा करूंगा तो एन बढ़ते जाएगा। दैट मीन्स मेरा लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, इंफिनिटी नहीं, टेंड्स टू इंफिनिटी। मतलब एन मुझे ज्यादा से ज्यादा करना है, मतलब मेरे स्लाइसेस जो है वो मुझे छोटे से छोटे करने हैं। समझ गया? ओके, सो इस एरिया अंडर द कर्व जितना हम छोटा करते जाएंगे, ओके, जितना जितना हम इसे छोटा करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर ये पॉइंट है x इक्वल टू ए, ये पॉइंट है x इक्वल टू बी, तो जो एरिया अंडर द कर्व को ना मैं इंटीग्रल फॉर्म में, कैलकुलस फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं, ये शेप इंटीग्रेशन का, फ्रॉम x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक, जो भी फंक्शन है ये, जो भी फंक्शन है ये रेड वाला एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपका डेल्टा ले रहे हो, dx। अब बहुत छोटा कर दोगे तो dx हो जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट
n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन i इक्वल टू 1 से लेके n तक xi-1 f ऑफ xi। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपने किया ये मैन्युअली कर सकते हो आप, लेकिन आपको रियल एरिया अंडर द कर्व चाहिए, रियल एरिया अंडर द कर्व चाहिए, तो ये जो xi-i है ना, इसको छोटा करना पड़ेगा, इतना छोटा कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है एरिया एरिया कैलकुलेट करते रहना, इतना ज्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा, इतना ज्यादा आपको नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, इतने ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाएंगे। क्योंकि क्योंकि अगर मैं इनको हर एक एक स्ट्रिप को अगर मैं 10,000 सेक्शंस में बांट देता हूं, तो 6,000 स्ट्रिप हो गए यहाँ पे। कैलकुलेट करते रहो 6,000, विल यू बी एबल टू कैलकुलेट? 10-15 दिन लग जाएंगे। सो दैट्स वाई अभी ये जो चीज है ना, जिसको 10-15 दिन लगेंगे, बट वो बहुत एक्यूरेट रहेगा, उसे मैं कैसे सॉल्व करूंगा? इंटीग्रेशन से। ये है वो इंटीग्रेशन। अभी मुझे ये क्या है वो सीखना है। समझ गया? जो मैनुअल वर्क था उसको मुझे रिफाइन कर दिया, इतना रिफाइन कर दिया मैंने उसको इतना एक्यूरेट बना दिया। अभी उसके कैलकुलेशन ही इतने बढ़ गए। अब इतने कैलकुलेशन बढ़ गए, तो अब उसको सॉल्व कैसे करना है? तो उसको सॉल्व करने की टेक्निक है कैलकुलस की, उसे कहते हैं इंटीग्रेशन। सो ये जो मैं मैन्युअली कर रहा था, अब मैं मैथमेटिकली कैसे करूं? दैट इज इंटीग्रेशन। अंडरस्टूड? इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व। जो मेरा काम मुझे 15-20 दिन लगने वाले थे, मैं उसको चुटकी में सॉल्व कर दूंगा। दैट इज इंटीग्रेशन। ये समझना है। यहां तक आपको क्लियर है वाई इंटीग्रेशन? ओके, चलेगा। एरिया अभी एरिया अंडर द कर्व की जरूरत थी मुझे, राइट? बिकॉज आई वांटेड टू कैलकुलेट द डेटा फॉर माय स्टोर। मुझे मेरे स्टोर में कितना आ रहा है वो डेटा कैलकुलेट करना था, राइट? बट अभी आपके पास शायद डेटा ऐसा भी तो हो सकता है, आपके स्टोर में बहुत सारा सामान आ रहा है, बहुत सारा। ओके, नाउ आपके स्टोर में जो जो अमाउंट है वो वैरी करता है, कभी कम कभी ज्यादा, एकदम पीक हो गया, कभी पैंडेमिक आ गया, वो बहुत ही जीरो हो गया था। ऐसा है, एक दो बड़ा ऐसा। अब एरिया अंडर द कर्व निकालना है, कैसे निकालोगे? तो इसका राइट, इसका फंक्शन बनाना पड़ेगा हमें, या फिर इसका फंक्शन बनाने के पहले इसको वो फंक्शन के हमें समझे वैसे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। इसका फंक्शन बनाओ, इसका फंक्शन बनाओ, इसका फंक्शन बनाओ, इसका फंक्शन बनाओ, और सबका इंटीग्रेशन लगाओ और ऐड कर दो। या फिर एक ही फंक्शन बनाओ पूरे इसका, बट एक ही फंक्शन बनाओगे बिकॉज इट इज रैंडम, थोड़ा फंक्शन में एरर आएगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि, बट ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ये आपको इंजीनियरिंग में पता चलेगा, अभी नहीं। ओके, सो अगर ये दिमाग के ऊपर से जा रहा है तो जाने दो, लोड नहीं लेना। बट समझा आपको मैंने क्या बोला? मुझे इतने कॉम्प्लिकेटेड इसका एरिया अंडर द कर्व निकालना है, आप हाथ से निकालते, महीना भर 2 महीना लगेगा आपको एक्यूरेट निकालने में, हाथ से निकालते रहोगे। इसलिए मुझे इसलिए मुझे बिकॉज ये टेक्स टाइम, इसलिए मुझे अभी इंटीग्रेशन यूज करना है। ओके, हाँ। तो तो जो भी इंटीग्रेशन की वैल्यू मुझे मिल गई, फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, राइट? एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स मतलब क्या था? इस एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स क्या है? देखो, ये एफ ऑफ एक्स है, मैं एक एरिया लेता हूं, एक एरिया जो पहले इतना मोटा था एरिया, वैसे हमारे कर्व में फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा जूम आउट करूं तो मेरे पास ऐसे एरियाज थे, तो मैंने जूम इन किया और उस एक एरिया को मैंने छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये पहले इसे मैं डेल्टा एक्स कहता था, अब मैंने इतना छोटा कर दिया इसको, ये डी एक्स हो गया। समझा? और ये है एफ ऑफ एक्स, ये लेंथ। समझा?
एरिया अंडर द कर्व क्या है? एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। यस। और अगर मुझे बताना है कि ऐसे सारे एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स का एडिशन अगर करना है तो मैं समेशन लगाता था पहले, राइट? बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग समेशन इन कैलकुलस वी राइट इंटीग्रेशन। कहां से? x इक्वल टू ए। फॉर एग्जाम्पल ये जो पॉइंट है ये x इक्वल टू ए है, और ये जो पॉइंट था वो x इक्वल टू बी है। a से लेके b तक भाई सारे एफ ऑफ एक्स डी एक्स को ऐड कर और मुझे आंसर दे। समझ गया? समझ गया? नाउ इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स का मुझे अगर आंसर मिलता है कोई वैल्यू तो मैं उसे कैपिटल एफ ऑफ एक्स कहूंगा। दिस इज व्हाट एरिया अंडर द कर्व। ओके, चलेगा? इसमें एक ट्रिक है, इसमें और एक ट्रिक है। जैसे मैंने कोई भी फंक्शन लिया और उसे इंटीग्रेट कर दिया तो मुझे एफ ऑफ एक्स मिल गया, ये एरिया अंडर द कर्व। अभी व्हाट इफ ये एरिया अंडर द कर्व इज ऑल्सो अ फंक्शन? मतलब जैसे जैसे जहां जहां एक्स, जिस जिस एक्स की वैल्यू डालेंगे उतना उतना आपको एरिया मिलता रहेगा। अगर एफ ऑफ एक्स भी फंक्शन है और मैं अगर ये एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करता हूं डी डी एक्स से तो मुझे ये मेन फंक्शन मिलेगा एफ ऑफ एक्स। ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो इस हिसाब से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट हो गए, राइट? रिवर्स प्रोसेस हो गई। ओके ओके, नाउ ये हो गया एक चीज। बट मैं इसको वापस रिराइट करता हूं, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एक्स इक्वल टू ए से लेके एक्स इक्वल टू बी। व्हाट इफ मुझे एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी मुझे पता नहीं है, बट मुझे फंक्शन पता है। तो मैं क्या करूंगा, इसका एरिया अंडर द कर्व निकाल दूंगा। उसका मुझे क्या मिल जाएगा? एक फंक्शन के फॉर्म में ही आंसर मिल जाएगा। तो मुझे क्या करना है उस फंक्शन के फॉर्म में आंसर, मुझे एक्स की वैल्यू डालना है और आंसर निकालना है, राइट? राइट। बट अगर मुझे x इक्वल टू ए और b दोनों पता है, इसका आंसर है एफ ऑफ एक्स, तो मैं इसे स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे लिखूंगा, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक, विच इज ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एट b माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एट a। दिस इज योर फाइनल आंसर, विच इज एरिया अंडर द कर्व। चलेगा ना? एक स्टेप और आगे जाएंगे हम लोग ये समझने के लिए अच्छे से कि ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का सदियों से क्या नाता है, ये समझने के लिए। सो पहले डिफरेंशिएट करते हैं। ये कर्व है, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएट किया तो मुझे क्या मिला? स्लोप। तो मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट किया तो मुझे मिला डी डी एक्स, किया तो मुझे मिला स्लोप, राइट? अगर मैं एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? एरिया अंडर द कर्व। ठीक है। अब ये एरिया अंडर द कर्व की फाइनल वैल्यू भी हो सकती है। अगर मुझे एक्स और वाई, एक्स एक्स का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता है, मुझे कहां से कहां तक एरिया अंडर द कर्व चाहिए तो। ओके। अगर मुझे नहीं पता है तो वो एरिया अंडर द कर्व का मुझे एक इक्वेशन ही मिल जाएगा जिसमें मैं एक्स की वैल्यू डाल सकता हूं। ओके, नाउ अगर मैं एरिया अंडर द कर्व लेता हूं और उसको मैं अगर डिफरेंशिएट करता हूं डी बाई डी एक्स तो मुझे क्या मिला? एफ ऑफ एक्स। और मैं एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? स्लोप।
एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट किया तो क्या मिला? एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला? एफ ऑफ एक्स। एग्जैक्टली। आपके पास एक स्लोप का इक्वेशन है, राइट? इसमें थोड़ा एरर ज्यादा है, ओके? क्योंकि मुझे एक बात बताओ, अगर ये स्लोप, ये कर्व है, इस कर्व का मैंने इस पॉइंट पे डिफरेंट स्लोप निकाल लिया, डिफरेंशिएट कर दिया उसको, और अगर वो स्लोप से मुझे कर्व निकालना है तो बहुत डिफिकल्टी हो जाएगा, क्योंकि मुझे मुझे डेटा पता रहेगा पूरे कर्व का। उस स्लोप से मैं सारा कर्व कैसे निकालूं? मुझे कैसे पता कि ये कर्व आगे जाके ऐसे जाने वाला है? सो स्लोप को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे एफ ऑफ एक्स मिलेगा, और एफ ऑफ एक्स को मैं इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे एरिया मिलेगा। लेकिन ये कोई काम का नहीं रहेगा, इसमें बहुत ज्यादा एरर रहेंगे, इसलिए ये यूजुअली हम यूज नहीं करते, हम यहां पे रहते हैं। ठीक है? आपको समझ गया अभी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट कैसे है? डिफरेंशिएशन, एक बात ध्यान में रखो, डिफरेंशिएशन क्या कर रहा है? इतने बड़े कर्व को एक पॉइंट पे स्लोप दे दे रहा है, एक वैल्यू, एक डेटा, एक लाइन का इक्वेशन दे दिया उसने। अब वो एक लाइन के इक्वेशन से रिवर्स आप कर्व निकालोगे इंटीग्रेशन करके? आपके पास, आपको कैसे पता वो लाइन ये जो लाइन है ना, फॉर एग्जांपल ऐसा स्लोप है, इसका भी स्लोप है, ये लाइन ऐसा जाके ऐसा हो रहा है, इसका भी यहां स्लोप है, ऐसा जाके ऐसा हो रहा था, इसका भी स्लोप है। अब ये एक स्लोप से इतनी सारी इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी हमें? वापस इंटीग्रेट करेंगे तो उसको। सो डिफरेंशिएशन से, डिफरेंशिएटेड वैल्यू से जो स्लोप जो है वो डिफरेंशिएटेड वैल्यू है, उससे वापस बढ़ेंगे तो पॉसिबल नहीं है। ऊपर से नीचे आ सकते हैं, मतलब जहां पे हमारे पास ज्यादा डेटा है उससे हम कम डेटा, उसको डिफरेंशिएट करके एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेट करेंगे ना, उसमें एरर आएगा। तो आपको पता है, आप हम लोग कभी भी लिखते थे इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। व्हाट इज दिस सी? इट्स एन एरर, इट्स अ कांस्टेंट, इट्स एन एरर। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएट कर, जो एफ ऑफ एक्स को, मतलब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, राइट? सो मैं जब डिफरेंशिएट करता हूं, मैंने स्लोप को डिफरेंशिएट किया, अपना कर्व को डिफरेंशिएट किया, तो कर्व की तो सारी इंफॉर्मेशन खो दिया मैंने, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन खो दिया मैंने कर्व की। अब मैं सिर्फ उस स्लोप को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे एक एवरेज कर्व मिलेगा, और उसमें रियल कर्व से थोड़ा एरर होगा, इसलिए मैं सी लिखता हूं वहां पे। आइडिया समझ गया? वाई सी? ओके, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें कोई क्वेश्चन? यस, यस, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो ओवरऑल अगर देखा जाए, आपने सही कहा, जो अगर कोई फंक्शन है जिसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू है, फॉर एग्जांपल ये एफ ऑफ एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस टू, और जो सी, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, और जो सी है दैट इज फोर। तो ये आपके पास एक फंक्शन है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा टू एक्स प्लस टू। ये जीरो, इसका डिफरेंशिएशन जीरो है, राइट? अभी मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो मैं इंटीग्रेट क्या करूंगा? टू एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस टू एक्स, विच इज वॉट? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। तो अभी ये डिफरेंशिएटेड फंक्शन को, ये हमने डिफरेंशिएट किया और फिर उसी फंक्शन, उस डिफरेंशिएटेड फंक्शन को इंटीग्रेट किया, तो हमने ये जो फोर है, वी लॉस्ट इट, लॉस्ट। इसलिए हम प्लस सी लिखते हैं, बिकॉज वी लॉस्ट दैट सी। You cannot get C from here, that's why you lost that information। वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको। ओके, ओके। एनी अदर क्वेश्चन? गुड क्वेश्चन। एनी अदर क्वेश्चन?
ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन में जाएंगे। फर्स्ट वन, अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं दो अलग फंक्शन f1x प्लस f2x, दोनों को साथ में ऐड करके अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं, विच इज ऑल्सो सेम एज इंटीग्रेटिंग वन फंक्शन फर्स्ट, सेकेंड फंक्शन, and then adding both of them. Okay, second value, second property is, if I'm integrating a function f of x dx और इसके पहले कोई कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 10 12 15 1000 10,000 वॉट एवर वैल्यू कांस्टेंट k, तो ये जो कांस्टेंट k पे इंटीग्रेशन अफेक्ट नहीं करता है। आप कांस्टेंट k बाहर निकाल लो और इंटीग्रेट करो, वैल्यू उसकी मिलेगी f of x, उससे मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। ओके, हाँ, but provided k has to be constant. ओके, नाउ ये दो चीजें हैं। अभी हम कुछ बेसिक फंक्शन है, जैसे मैंने फटाफट यहाँ पे, अभी जो भी वीडियो देखेंगे, मे बी दे वोंट बी अवेयर ऑफ ऑफ हाउ आई डिड। अगर कोई फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का लेक्चर नहीं किया और फिजिक्स का लेक्चर देख रहा है तो उसको नहीं पता है। सो जैसे डिफरेंशिएशन फंक्शंस के कुछ कुछ फंक्शंस को हमने डिफरेंशिएट किया था लास्ट क्लास में, वैसे अब कुछ फंक्शंस को हम इंटीग्रेट करते हैं। ओके, सो पहले पहले डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, एक्स टू द पावर एन है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन इज एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। लेकिन इसी फंक्शन को एक्स टू द पावर एन को मैं इंटीग्रेट करता हूं, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स अगर करता हूं, तो दैट विल बी एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। ओके, ओके, सेकेंड वन, वन बाय एक्स, ये फंक्शन है, डी डी एक्स ऑफ वन बाय एक्स करता हूं तो माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और मैं वन बाय एक्स को इंटीग्रेट करता हूं तो वो लॉग, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा। ओके, यस। थर्ड वन, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स इज, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, cos x, एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx माइनस cos x। ठीक है, फोर्थ वन, cos x, d dx of cos x is minus sin x, and integration of cos x dx is sin x, right? ओके, सो यहां पे आपको कनेक्शन देखना है। ठीक है, साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया तो cos x मिला, cos x को इंटीग्रेट करूंगा तो ये डिफरेंशिएट किया तो cos x मिला, अगर इंटीग्रेट किया cos x तो sin x मिलेगा। ये देखो उल्टा, अगर मैं cos x को डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मुझे माइनस साइन एक्स मिल रहा है, और साइन एक्स को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे माइनस cos x मिलेगा। देखो माइनस, अगर मैंने माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट किया तो cos x ही मिलेगा, साइन एक्स को इंटीग्रेट किया तो माइनस cos x मिलेगा। ओके, ओके, सो दैट रिवर्स यहां पे भी देखने मिलता है हमें। अभी है e टू द पावर x, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन विल बी e टू द पावर x, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन शुड बी e टू द पावर x। ओके, कल हमने कुछ डिफरेंशिएशन के एग्जाम्पल्स थे, वो लिए नहीं, वो अभी ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.10, पहला है f ऑफ x इक्वल टू एक्स टू द पावर 8, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है हमें। तो x टू द पावर 8 है x टू द पावर n, x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है t dx ऑफ x टू द पावर n होता है
एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। सो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, जिसे हम एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 8 एक्स टू द पावर 7। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट वन। सेकेंड क्वेश्चन, हमें दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स। इसे कैसे करना है? इसमें दो फंक्शन है, एक्स टू द पावर एन भी है और साइन एक्स भी है। एक्स टू द पावर वन का एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। सो डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स या फिर एफ डैश एक्स इज 3x2 प्लस कॉस एक्स। कौन सा कौन सा प्रॉपर्टी यूज की, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने? एफ ऑफ एक्स इज एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स। अगर ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स कैन बी सेपरेटली डिफरेंशिएटेड, एफ वन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स। तो हमने सेपरेटली डिफरेंशिएट करके ऐड कर दिया। ओके, नाउ थर्ड वन, एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब साइन एक्स। इसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स अगर है, दो फंक्शन है ना, एफ वन और एफ टू, दो फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इज एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स। अगर मुझे इनका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स, इसका फॉर्मूला है एफ वन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एफ टू एक्स पहले, प्लस फिर एफ टू एक्स कॉन्स्टेंट रखेंगे एंड देन वी विल डिफरेंशिएट एफ वन एक्स बाय डी एक्स। राइट, पहले एफ वन को कांस्टेंट रखा, फिर एफ टू को कांस्टेंट रखा। जब एफ वन को कांस्टेंट रखा तो एफ टू को डिफरेंशिएट किया, फिर प्लस एफ टू को कांस्टेंट रखेंगे, एफ वन को डिफरेंशिएट करेंगे। सो यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स विल बी एक्स क्यूब को कांस्टेंट रखेंगे, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स को कांस्टेंट रखेंगे और एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे 3x²। फाइनली एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 3x² साइन एक्स। ये आपका फाइनल आंसर है, राइट। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑफ इंटीग्रेशन। Example 2.11. First one is integration x to the power 8 dx. So integration x to the power n dx is x to the power n plus 1 by n minus n plus 1. देखो डिफरेंशिएशन में पावर कम हो रहा है, इंटीग्रेशन में पावर बढ़ रहा है, राइट। So integration of x to the power 8 dx will be x to the power 8 plus 1 is 9 divided by 9. Okay, ऑप्शन बी इंटीग्रेशन 2 से लेके 5 तक एक्स स्क्वायर डी एक्स। सिंस आपका मैथ्स हो गया है, आपको लग रहा होगा कि ये क्या इजी इजी पढ़ा रहे हो आप। दिस विल बी इंटीग्रेशन 2 से लेके 5 तक एक्स स्क्वायर डी एक्स इज एक्स क्यूब बाय 3, बट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 से लेके 5, विच इज 5 क्यूब बाय 3 एफ ऑफ बी। अगर ये b है, x इक्वल टू बी, ये x इक्वल टू ए, और ये जो अंदर है ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, तो कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, याद है हमने फॉर्मूला लिया था। सो एफ ऑफ ए हो जाएगा 2 क्यूब बाय 3 इज इक्वल टू कितना, 125 बाय 3 माइनस 8 बाय 3, 117 बाय 3।
Okay, which is how much? 31, 39. Uh, yes, yes. Then number C, last one, is integration x plus sin x dx. इसके लिए हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी होगी? इंटीग्रेशन f1x प्लस f2x dx अगर है तो हमें करना होगा इंटीग्रेशन f1x dx प्लस इंटीग्रेशन f2x dx, सेपरेट कर सकते हैं. सो इंटीग्रेशन x प्लस साइन x dx को हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन साइन x dx. x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x माइनस कॉस x. ओके. हाँ, तो आपने पॉइंट सही किया, प्लस सी लिखना चाहिए हमें, राइट? क्योंकि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं वो जो कांस्टेंट है वो रिकवर नहीं होता. जो डिफरेंशिएट करने के बाद हम वापस इंटीग्रेट करेंगे तो वो कांस्टेंट मिलेगा ही नहीं हमें, क्योंकि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट चले गया. सो इसलिए ऑलवेज राइट वेन एवर देर इज नो लिमिट्स गिवन हियर, तब एवरी टाइम यू हैव टू राइट प्लस सी, प्लस सी. ओके. नहीं, डिफरेंशिएशन में प्लस सी नहीं, गलत. इंटीग्रेशन में ही प्लस सी एंड प्लस सी. ओके, एनी क्वेश्चन? Okay, let's stop here, and in next class we will take PYQs. How do we have enough PYQs on this chapter? Yes, no? Okay. 23 PYQs do we have? Okay, let's take in the next class then. Okay. Now, चलो मिलते हैं next class में. Bye bye.